आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी कोर की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो संकलित संस्मरण है मियां नसरुद्दीन, उस संस्मरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस संस्मरण के जो इस वीडियो भाग 1 के माध्यम से हम इस संस्मरण के जो सार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये संस्मरण है, इस संस्मरण की जो लेखिका हैं, राइटर हैं, उनका नाम है कृष्णा सोबती जी। और ये जो संस्मरण है, ये एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया है जिसका नाम मियां नसरुद्दीन है और वो नानवाई हैं। नानवाई अर्थात जो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने वाले लोग जो होते हैं, ढाबों में काम करने वाले, तो उस तरह ये एक नानवाई है। विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने में ये कुशल है, एक्सपर्ट है। उस व्यक्ति के उसके बारे में जो लेखिका कृष्णा सोबती हैं वो वर्णन करती हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं मियां नसरुद्दीन के बारे में। कौन है मियां नसरुद्दीन? एक ख़ानदानी नानवाई हैं। ख़ानदानी मतलब जिनका जो पेशा है, पुश्तैनी पेशा, वो नानवाई हैं। वो विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने का काम करते हैं, अलग अलग किस्म की रोटियां बनाते हैं। उनका रहन सहन बहुत साधारण है। वो आत्मविश्वास से बहुत भरपूर हैं, भरे हैं, निडर हैं, वो डरते नहीं हैं। काम के प्रति वो बहुत समर्पित हैं, डिवोटेड हैं। इसके बाद वो अपने दुकान में, अपने ढाबे में जो दुकान में काम करने वाले शागिर्द हैं उनको पूरा सम्मान देते हैं और उनको पूरा वेतन भी देते हैं। तो इसके बाद जैसा आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है कि ये मियां नसरुद्दीन हैं और यहाँ पे भट्टी है, इसमें आग जली हुई है और यहाँ पे ये आटा सान रहे हैं और विभिन्न प्रकार की रोटियां बना करके इस जो भट्टी पर वो रोटियां सेकते हैं। और यहाँ पे ये लेखिका आपको दिखाई पड़ रही है, कृष्णा सोबती जी। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कृष्णा सोबती के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म 18 फरवरी सन 1925 को गुजरात में हुआ, जो कि आजकल उनका जो जन्म स्थान पाकिस्तान में है। इनकी रचना है ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सारे उपन्यास हैं। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सारे कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये शब्द चित्र और संस्मरण हैं। और जिनको सम्मान मिले हैं, साहित्य अकादमी सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता इनको आजीवन प्राप्त हो चुकी है। इनको वहाँ से भी अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 1 साल पहले ही 25 जनवरी सन 2019 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी देह त्याग कर दिया था। बच्चों, हम बात करें इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि ये जो कथा साहित्य में, कहानी लेखन में इनका एक विशिष्ट स्थान है। वे मानती है कि लिखो कम लेकिन विशिष्ट लिखो, यही उनके जीवन का मूल मंत्र है। उनके जो संयमित लेख हैं और साफ सुथरी जो उनकी रचनाएं हैं, इन रचनाओं का एक अलग से पाठक वर्ग है, उनकी रचनाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियाँ और संस्मरण जो हिंदी जो साहित्यिक संसार में उन्होंने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है, प्रसिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक ऐसे चरित्र दिए हैं जो बहुत काफ़ी लंबे समय तक वो लोगों के जहन में बने हुए हैं, अमर हो गए हैं। जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत इनका जो है एक काल्पनिक चरित्र था जो लेखिका खुद ने इनका गठन किया था। भारत पाकिस्तान के संबंधों पर जिन लेखकों ने कालजयी रचनाएं लिखी हैं, कालजयी मतलब जो समय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन रचनाओं पर, हमेशा वो प्रसिद्ध रही, उनमें से कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में आता है, फर्स्ट लाइन में आता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल का जो झूठा सच और राही मासूम रचा के आधा गांव और भीष्म साहनी के जो तमस है उपन्यास के साथ कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा जो उपन्यास है वो बहुत एक हिंदी साहित्य में उसका बहुत अच्छा स्थान है। तो ये कृष्णा सोबती की जो है साहित्यिक उपलब्धियां हैं। जैसे बताया आपको, संस्मरण जो है, संस्मरण होता है यादों के सहारे हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में कुछ वर्णन करें, उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का बहुत विशिष्ट स्थान रहा है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक एक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी बहुत
विविधता है, अनूठापन है, अलगपन है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत से युक्त उनके जो तत्सम वर्ड हैं, शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, पंजाबी के जो जिंदा दिली है, वे सब उनकी एक रचनाओं में मौजूद रहते हैं, इसलिए लोग उनकी रचनाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। हम बात करें इनके प्रस्तुत संस्मरण जो मियां नसरुद्दीन है, ये जो संस्मरण है शब्द चित्र है, शब्दों के माध्यम से इन्होंने जो हमारे सामने मियां नसरुद्दीन का चित्र प्रस्तुत किया है, वो इनका जो हम अस्मत नामक जो संग्रह है उससे इन्होंने लिया है। इसमें खानदानी नानवाई जो है मियां नसरुद्दीन, उनके व्यक्तित्व, उनकी रुचि, उनके स्वभाव, उनका शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में, महान अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं कि किस प्रकार उनका खानदान इस कला में एक्सपर्ट रहा है। वे ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जो अपने पेशे को एक कला मानते हैं, आर्ट मानते हैं। रोटी बनाने को वे एक कला मानते हैं, हुनर मानते हैं, इल्म मानते हैं, और इसको करके सीखने को असली हुनर मानते हैं कि उन्होंने इसको करके सीखा है। इन्होंने जो हुनर है रोटी बनाने का, नानवाई का जो पेशा है, इस पेशे को उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग करके इन्होंने सीखा है इसको और इस हुनर को प्राप्त किया है। अब बच्चों हम बात करें इस जो संस्मरण का लेखिका ने किस प्रकार विकास किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम लेखिका वर्णन करती है किस प्रकार उनकी मियां नसरुद्दीन से लेखिका की भेंट होती है। तो उसके बारे में लेखिका सबसे पहले हमको बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकलती है तो एक अंधेरी और एक मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सानते, अर्थात आटे से पानी से उसको आटे को सानते हुए, पानी डाल करके उसको एक शेप देते हुए उसने किसी एक व्यक्ति को देखा। तो उस व्यक्ति के बारे में उनको लेखिका को जानने का मन हुआ और वो जानने के लिहाज से उस दुकान पे जाती है और मियां नसरुद्दीन से वार्तालाप करने का प्रयास करती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि जो मियां नसरुद्दीन है वो जो दुकान है वो खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन की है और मियां नसरुद्दीन लेखिका को देख करके उनके प्रश्नों को सुन करके सबसे पहले समझता है कि कहीं ये किसी अखबार से ताल्लुक़ तो नहीं रखती, कोई रिपोर्टर तो नहीं है, ऐसा वो समझता है। जो मियां खानदानी जो नानवाई हैं मियां नसरुद्दीन, रोटी बनाने वाले, वे 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, फेमस हैं। मियां चारपाई पर बैठे हुए हैं और बीड़ी फूंक रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती है, माथे पर कारीगरी के तेवर है कि इनको उस रोटी बनाने की कला आती है, तो उसका उनके एक गर्व का उनके ऊपर चेहरे पर गर्व दिखाई पड़ रहा है। और बताया उसमें लेखिका को वो एक अखबार वाला है, पत्रकार समझते हैं और वो पत्रकारों को वो अच्छा नहीं समझते हैं मियां जो नसरुद्दीन है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। जो लेखिका के प्रश्नों का जवाब देते हुए वो अपने खानदानी जो पेशा है नानवाई का, उसके प्रति अपना जो अभिमान है उसको वो व्यक्त करते हैं। जो लेखिका इसका वर्णन करती है कि लेखिका के प्रश्न पूछने पर उन्होंने अपने अखबार वालों पर व्यंग किया कि अखबार वाले हैं ये निठल्ले होते हैं और अखबार पढ़ने वाले और अखबार खबरें बनाने, दोनों जो पढ़ने वाले और जो अखबारों में खबरें बनाने वाले जो दोनों हैं वो निठल्ले होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, ऐसा मियां नसरुद्दीन का मानना होता है। लेखिका उनसे प्रश्न पूछती है कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा, ये कला कहाँ से सीखी। बोलते हैं कला, ये कला कहाँ से सीखेंगे हम, किसी और के पास तो नहीं जाएंगे, ये हमारा खानदानी पेशा है। उसने वो लापरवाही से जवाब देता है कि ये हमारा खानदानी पेशा है, हमारे बाप दादा यही इसी काम को करते थे। उनके वालिद जो फादर हैं मियाँ बरकत शाही, वो नानवाई थे, शाही नानवाई थे। उनके दादा आला नानवाई मियाँ कल्लन थे, वो भी एक शाही नानवाई थे, बहुत ज़बरदस्त फेमस थे। उन्होंने ख़ानदानी शान का एहसास कराते हुए कहा कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है, ऐसे वैसे नहीं सीखा किसी से, अपने पिता से, और लर्निंग बाय डूइंग सीखा है, काम करके सीखा है उन्होंने। इसके बाद वो लेखिका इस पाठ को आगे बढ़ाती है और बताती है कि आखिर ये जो मियां नसरुद्दीन ने अपनी इस कला को प्राप्त करने की तरकीब बताता है कि किस प्रकार उन्होंने जो एक हुनर है वो सीखा है। वो कहते हैं कि हमने ये जो हुनर है ये नानवाई का, ये अपनी मेहनत से सीखा है, कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया हमें। जिस तरह बच्चा उर्दू कोई जवान सीखता है तो उर्दू का पहला वर्ड अलिफ होता है, तो अलिफ से शुरू करता है, इसके बाद वो आगे बढ़ता है, फिर कच्ची पहली में जाता है, फिर पक्की पहली में जाता है, इसके बाद दूसरी क्लास में इस प्रकार वो आगे बढ़ता है।
तो उन्होंने जो ये रोटी बनाने की कला है वो स्टेप बाय स्टेप सीखी है, एकदम से नहीं आ गई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले इस दुकान पर छोटे छोटे काम किए हैं, बर्तन धोए हैं, भट्टी बनाई है, भट्टी में आँच कैसे डाली जाती है वो सीखा है। ठीक है, और इसके बाद जो ये वो कहते हैं तालीम की तालीम पाना, तालीम मीन्स कोई हुनर की को हासिल करना, वो भी बड़ी मेहनत का विषय होता है, बहुत बड़े आसान काम नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं वो सीधे के अपने खानदानी पेशा होने के कारण उनको विरासत में ही दुकान नहीं मिल गई, बल्कि उन्होंने इस खानदानी जो काम है नानबाई का, रोटी बनाने की जो कला है, इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत की है। हाँ, वो कहते हैं कि जिस प्रकार छोटे छोटे काम किए हैं, ज़मीन से शुरू करके उन्होंने इस काम को सीखा है। दुकानदारी और ग्राहकी का अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया है, हॉकर्स का काम भी किया, काम भी किया। जगह जगह उन्होंने अपनी जो हॉकिंग की है वहाँ पे अपनी दुकान लगा करके टेम्परेरी दुकान भी लगाई है। तो इस प्रकार वो लेखिका के सामने अपना वर्णन करता है। इसके बाद लेखिका उनसे और प्रश्न करती है, तो वो अपने जो अपना जो खानदानी जो विरासत है, जो उनके बाप दादे प्रसिद्ध रहे, उनके बारे में वो वर्णन करता है। वो कहते हैं कि खानदान के जब उनके बारे में पूछा जाता है, खानदान के जैसे नाम आता है उनको गर्व से वो फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो पिता थे, जो दादा थे, वो खानदानी जो शाही नानबाई थे, यहाँ एक बादशाह सलामत के यहाँ काम किया करते थे। और उन्होंने अपने दादा ने अपने बुजुर्गों से कहा था कि जो एक बार बादशाह ने उनसे फरमाइश की कि ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से, जिसमें ना आग का प्रयोग हो ना पानी का प्रयोग हो। तो उन्होंने बताया कि उनके दादा ने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह ने उसको खाया और बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, बादशाह को खूब पसंद आई थी चीज़ें। तो वो इसका अपनी तारीफ़ करते हैं, बड़ाई करते हैं कि जो खानदानी नानबाई होता है वो कुएं में भी रोटी पकाने की हिम्मत रखता है, जल के अंदर भी। लेखिका उसके पीछे पड़ जाती है, आखिर वो पूछती है कि वो बादशाह का नाम क्या था जिसके यहाँ उनके जो खानदान के लोग काम किया करते थे। लेकिन जो मियाँ नसरुद्दीन इस बात का जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद उन्होंने उस डिश का नाम पूछती हैं वो लेखिका कि ऐसी डिश कौन सी जिसमें ना आग का प्रयोग हो ना पानी का प्रयोग हो। ठीक है, तो लेखिका के बार बार पूछने पर कि आपके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, तो वो चिढ़ जाते हैं, खिंच जाते हैं। और वो कहते, क्योंकि उनको बादशाह का नाम खुद भी पता नहीं था, बस उन्होंने सुन रखा था अपने बाप दादों से, तो लेखिका के सामने उन्होंने अपनी बड़ाई कर दी थी। तो वो जब लेखिका के बार बार पूछने पर वो दर्द की बातें करने लगते हैं और अंत में वो पूछते हैं कि आपको उस बादशाह के नाम को क्या मतलब पड़ रहा है, कहीं चिट्ठी पत्री थोड़ी भेजनी है आपको, बस मान लीजिए कि हमारे बादशाह क्या काम करते थे, वो करते थे। इस बात पे आपको, जब मैंने अपने बाप दादों की बात पर विश्वास किया तो आपको भी मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार फिर वो जो मियाँ नसरुद्दीन का दर्द उभर कर सामने आता है कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे वो खाने बनाने की के खाना बनाना और खाना खाना दोनों के शौकीन थे, उस कला की कदर किया करते थे। लेकिन आजकल लोग हैं वो जो है उस कला की कदर नहीं करते हैं। तो ये दर्द उनके चेहरे पर उनकी बातों से झलकता है। लेकिन वो पहले लेखिका से पीछे छुड़ाने के लिए उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलवाने का आदेश दिया कि लेखिका उसको उन प्रश्नों से पीछे नहीं छोड़ रही थी, वो बादशाह कौन थे, वो डिश कौन सी थी। तो उन्होंने इस बीच में बब्बन मियाँ जो उनके यहाँ शागिर्दी का काम करते थे उनको बोला कि आप भट्टी सुलगा दो या भट्टी में आँच डाल दो। लेखिका ने उनके बारे में पूछा, बब्बन मियाँ के बारे में बोला कि ये बब्बन मियाँ हैं, इनको मैं पूरा सम्मान देता हूँ और इनको पूरी, इनसे कोई बेगारी नहीं कराता, मुफ्त में काम नहीं कराता है, इनको मैं पूरी मजदूरी, पूरा वेतन इनको मैं देता हूँ। लेखिका ने रोटियों की किस्में जाननी चाहिए, भाई कौन कौन सी किस्में की रोटियाँ आप बना लेते हैं। तो उन्होंने फटाफट रोटियों की किस्मों के नाम बता दिए। उन्होंने बताया कि हम रुमाली रोटी बनाते हैं, तुनकी रोटी बनाते हैं। तो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी महीन, फाइन होती है, बारीक होती है। तो यहाँ उनका एक बार फिर जो गर्व है वो झलक कर के सामने आता है। फिर वो यादों में खो जाते हैं, कहने लगते हैं कि अब समय बदल गया है, वर्तमान समय चेंज हो गया है, अब खाना खाना और पकाने का शौक़ अब पहले की तरह नहीं है। अब लोग इनके ना खाना खाने पकाने की कदर नहीं करते हैं। अब तो तंदूर आ गए हैं और इसमें मोटी मोटी रोटियां बनती हैं और हर व्यक्ति समय बचाना चाहता है, तो मोटी मोटी रोटियां हैं वो तंदूर की खाने में बिजी है। तो पहले के ज़माने के लोग जो थे उस कला की कदर करते थे और उन कलाकारों का भी सम्मान करते थे। हम बात करें कि जो मियाँ नसरुद्दीन सच्ची तालीम किसको मानते थे, वो थे तालीम की तालीम पाना भी बड़ा एक कला है। तो वो सबसे बड़ी बात थी जो व्यावहारिक अनुभव है, प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है
उसको वो सच्ची तालीम मानते थे। जिस प्रकार उन्होंने नानबाई का काम सीखा, तो उस काम को सीखने में सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे काम सीखे। चूल्हा के नाम से भट्टी कैसे बनाते हैं, बर्तन कैसे धोते हैं, भट्टी में आँच कैसे डालते हैं, फिर आटा सानना सीखा होगा, इसके बाद उन्होंने रोटी बनाना सीखा। ठीक है, तो उनके अनुसार तालीम को जो अपनाना है, तालीम को अपनाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तालीम को अडॉप्ट करो, उसको स्वीकार करो, इसके बिना हमको सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। श्रम, मेहनत और अभ्यास, बार बार उसकी प्रैक्टिस उनके जीवन के मूल मंत्र है। कि किसी तालीम को सीखने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत की आवश्यकता है और अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, अपने पुराने ज़माने की यादें उनको व्याकुल कर दे। जैसे बताया, आपके लोग हैं इस नए ज़माने के लोग खाना बनाने और पकाने की कला की कदर नहीं करते, जबकि पहले के ज़माने के लोग करते थे। नए ज़माने में खाना पकाना पकाने की कदर नहीं है उनकी। जो अब इस उम्र का सबसे बड़ा दर्द उनका यही लगता है उनको। नानबाई के पुराना जो उनका इल्म है या हुनर है, उसको जिंदा रखने में सक्षम जो ये मियाँ नसरुद्दीन है, वो लेखिका उनको एक नानबाइयों को मसीहा, महान व्यक्ति उनको कह करके पुकारती है कि वो महान है कि उन्होंने आज तक भी इस कला को जिंदा रखा हुआ है। ठीक है, जबकि लोग हैं इसमें लोगों ने काफ़ी मॉडिफाई कर लिया है। तंदूर की रोटियां बना करके जल्दबाजी में या फिर कम समय में ज़्यादा सामान जो है बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ये मियाँ नसरुद्दीन आज भी उस जो नानबाई की कला को जीवित रखे हुए हैं, इसलिए लेखिका ने उनको नानबाइयों का मसीहा, ग्रेट जो है महान व्यक्ति की संज्ञा उनको दी है। इसमें बच्चों पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। जैसे रंग लाना मतलब असर होना। जैसे वाक्यों में प्रयोग क्या है, मेरी बात रंग लाई और सुबह ही दोनों में समझौता हो गया। तो रंग लाना मतलब असर होना। तो हम असर होने के स्थान पर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं रंग लाना। तो इससे भाषा में एक नई सुंदरता उत्पन्न हो जाती है। तेवर चढ़ाना, इसका अर्थ होता है खीज या जुझलाहट प्रकट करना। उस निठल्ले आदमी से काम करने को कहो तो झट से तेवर चढ़ा लेगा, ये इसका वाक्य प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद है कौंध जाना, मतलब एक क्षण के लिए चमकना या उभरना। पिताजी के मन में अपने पिता की याद कौंध आई, अपने पिता के बारे में उसको यादें आ गई। कौंधना मतलब एकदम से सामने उसके मस्तिष्क में आ गई। खिल्ली उड़ाना मतलब हंसी करना। आज के लोग पुराने लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। बाल की खाल निकालना मतलब गहराई तक कुरेदना। पत्रकार बाल की खाल निकाल लेते हैं। बच्चों ये मुहावरे हैं जो आपके पाठ के लिए इस परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ में बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में काम आ सकते हैं, इस पाठ में आए हैं। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस पाठ की जानकारी दी है वो आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बच्चों अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।